हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम साइंस के विषाणु नामक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज मैंने इसे ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो इसी को मैं आपसे शेयर भी करूँगी। सो विषाणु, जो विषाणु है इसका शाब्दिक अर्थ होता है विष। विषाणु का जो शाब्दिक अर्थ है वो विष होता है। इसकी खोज, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। यह जीवित एवं अजीवित के मध्य की कड़ी है। जो विषाणु है वो जीवित और अजीवित दोनों जीवों के मध्य की एक कड़ी है। अजीवित के जो समान लक्षण हैं, अजीवित के समान लक्षण ये हैं कि इनमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव अनुपस्थित होता है। इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है। ये सांस नहीं लेते, इनमें श्वसन नहीं पाया जाता है। कोशिका से बाहर ये रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं तथा इसे विरियन कहते हैं। फिर जीवित के समान जो लक्षण हैं, जीवित के समान लक्षण में है इनमें आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इनमें उत्परिवर्तन का गुण होता है। ये पोषक कोशिका के अंदर गुणन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं और ये अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। फिर इसकी जो समान संरचना है उसके इसमें है आवरण। तो जो विषाणु होते हैं, विषाणुओं में एक बाह्य आवरण पाया जाता है, फॉर एग्जांपल हर्पीस विषाणु। इस आवरण की इकाई पेप्लोमियर्स कहलाती है। फिर कैप्सिड, कैप्सिड जो है ये प्रोटीन का आवरण होता है। ये विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये एंटीजेनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। यह न्यूक्लियोइड तथा एंजाइम को घेरता है। इसका मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पूरा विषाणु का जो समान संरक्षण है, यहाँ ये एक प्रोटीन आवरण है, इसे कैप्सिड कहते हैं। फिर जो इसके अंदर पाया जाता है इसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। फिर जो ये हैं ये गोला गोला, इसे कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर ये विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना होता है, जो कैप्सोमियर होता है। और ये जो बाह्य आवरण है, जो ये बाह्य आवरण है, इसे हम पेप्लोमियर्स कहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियोइड है यह इसके अंतर्गत विषाणुओं में उपस्थित इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। यह विषाणुओं का संक्रामक भाग है। जो न्यूक्लियोइड है यह 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है dsDNA, जिसमें पैपिलोमा, एडिनो, हर्पीस, पॉक्स पाए जाते हैं। फिर ssDNA में पार्वोवायरस और 174। फिर dsRNA में पोलियो, HIV, मीजल्स ये सब होते हैं। फिर ssRNA में रिट्रोवायरस और रियोवायरस पाए जाते हैं। वायरस का फर्स्ट बार जो क्रिस्टल बनाया था वो स्टेनले ने बनाया था। फिर फ्लू की खोज वायरस के रूप में की थी अवेंजेरिक ने, और इसे तंबाकू के रस में पाया गया। फिर विषाणुओं का आर्थिक महत्व, जो विषाणुओं का आर्थिक महत्व होता है, इसका पहला जो बेनिफिट है ये है कि इसे रोगों के टीके के बनाने में काम आता है। जो हम टीका बनाते हैं, जैसे कि पोलियो का टीका हो गया, टिटनेस का टीका हो गया, ये विषाणु से ही बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो कोविड-19 जब आया था, कोविड-19 नामक टीके का जो विकास हुआ वो एडिनो विषाणु से हुआ था। फिर साइनोफेजिस का जो उपयोग है वो वाटर ब्लूम्स को नियंत्रित, उसे कंट्रोल करने में किया जाता है। हर्शे और जो चेज नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि जो डीएनए है उसका आधार वंशागति है या रासायनिक। उन्होंने डीएनए का एक बेस को प्रमाणित किया, जिससे बेस बताया गया कि ये वंशागति है या रासायनिक है। फिर जो बैक्टीरियोफेजेस है बैक्टीरियोफेजेस के जो ट्रांसडक्शन है उसका उपयोग आनुवांशिकी के प्रयोग में किया जाता है। फिर जो गंगा नदी का जल है, गंगा नदी का जल विषाणुओं की उपस्थिति के कारण ही खराब नहीं होता। इतने वर्षों का जो गंगा जल है जो कभी भी खराब नहीं होता, उसके अंदर भी एक विषाणु पाया जाता है जिसकी वजह से वो पानी खराब नहीं होता है। फिर इसके बाद है वायराइड जो है इसमें कैप्सिड अनुपस्थित होता है। मैंने पीछे बताया है कि कैप्सिड किसे कहते हैं। ओके,
फिर इसमें आरएनए भी पाया जाता है। फिर है प्रियॉन्स, जो प्रियॉन्स है इसमें आनुवांशिक पदार्थ अनुपस्थित होता है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। ये मंद विषाणु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तंत्रिका तंत्र का जो कुरु रोग, जो तंत्रिका तंत्र में एक रोग होता है जिसका नाम है कुरु रोग, वो प्रियॉन्स के अंतर्गत आता है। फिर मोनेरा, मोनेरा ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। अनुवांशिकी जो इनके ये अनुवांशिकी पदार्थ नग्न वृत्ताकार डीएनए तथा केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। जो इसमें अनुवांशिक पदार्थ जो वृत्ताकार डीएनए है और केंद्रक झिल्ली है वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर 70S प्रकार के इसमें राइबोसोम होते हैं। फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी कोशिका भित्ति होती है वो इसमें पाई जाती है मोनेरा में। अलैंगिक जनन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। जो इनका अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मोनेरा का जो अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा पाया जाता है, तो ऑप्शन में भी आ सकता है विखंडन या मुकुलन, तो विखंडन और मुकुलन होगा। इन्हें आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया से विभाजित किया जाता है। इसे दो पार्टों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है ये प्राचीनतम जीव है। ये शाखित लिपिड श्रृंखला के कारण विषमतम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। और जो आर्की बैक्टीरिया है हम फिर से उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके जो टू पार्ट्स हैं उसमें फर्स्ट है सल्फर रहित माध्यम में रहने वाले और सेकेंड है सल्फर युक्त माध्यम में रहने वाले। जो सल्फर रहित माध्यम में रहने वाले जो हैं उसमें मेथेनोजेंस हैं। मेथेनोजेंस ये दलदली क्षेत्रों तथा जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय में रहकर मीथेन उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेथेनोबैक्टीरिया। फिर हेलोफाइल्स, जो हेलोफाइल्स है ये अत्यधिक लवणी मतलब नमक वाले माध्यम में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम। फिर सल्फरयुक्त माध्यम में रहने वाले, सल्फरयुक्त माध्यम में जो रहने वाले विषाणु हैं उसमें है थर्मोएसिडोफिल्स। जो थर्मोएसिडोफिल्स है ये गर्म गंधक के झरनों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फोबोलस। फिर हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। ये मोनेरा का ही दूसरा पार्ट है। एक आर्की बैक्टीरिया जिसके पार्ट्स ये थे, ये सल्फर रहित माध्यम में रहने वाले, सल्फरयुक्त माध्यम में रहने वाले, और दूसरा पार्ट है यू बैक्टीरिया। ओके, जो यू बैक्टीरिया है इसके अंतर्गत जीवाणु बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीन आते हैं। जो जीवाणु है, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहलाता है। जो हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जो एवी ल्यूवेनहॉक थे, जो एवी ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने उसकी खोज की है। ये कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटे प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। जो इनकी लेंथ होती है वो 3 से 5 माइक्रोन्स के बीच होती है। फिर जो इसकी आकृति है, इसकी आकृति गोलाकार है, जिसे कोकाई। फिर कोमाकार ब्रिवियोज, छड़ाकार वैशिलाई, सर्फिलाकार स्पाइरुलम। फिर जो जीवाणु में प्रजनन है, जीवाणु में प्रजनन फर्स्ट तो कायिक प्रजनन द्वारा होता है। कायिक प्रजनन जो होता है ये मुकुलन द्वारा और द्विविखंडन द्वारा होता है। फिर अलैंगिक जनन, इसमें अलैंगिक जनन भी होता है। जो अलैंगिक जनन है वो 3 प्रकार का होता है, एंडोस्पोर निर्माण द्वारा, कोनिडिया द्वारा या जू स्पोर्स द्वारा। फिर जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन रूपांतरण, इस प्रक्रिया में एक जीवाणु दूसरे जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ सीधे वातावरण से ले लेता है। जो इस प्रक्रिया में जो जीवाणु होते हैं वो दूसरे जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सीधे वातावरण से, एनवायरनमेंट से ही ले लेते हैं। फिर दूसरा ट्रांसडक्शन, जो ट्रांसडक्शन है इस प्रक्रिया में एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ बैक्टीरियोफेज के द्वारा दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर थर्ड है संयुग्मन, इस प्रक्रिया में एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ सीधी रेखा के माध्यम से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। संयुग्मन जो मतलब जो ये प्रक्रिया है इसमें ये होता है कि जो एक जीवाणु होता है, एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ, जो एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है वो सीधी रेखा के माध्यम से दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ट्रांसडक्शन में ये है कि जब एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ, जो एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है वो बैक्टीरियोफेज के द्वारा दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। और रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक जीवाणु होता है वो दूसरे जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ
सीधे इन्वायरमेंट से ले लेता है। फिर जीवाणुओं में श्वसन। जीवाणुओं में श्वसन में पहला है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ये जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। जो वायवीय श्वसन वाले जो जीवाणु होते हैं वो O2 की, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2। तो ये जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजेटोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम। दूसरा है अवायवीय श्वसन। इस जीवाणु में जो O2 की अनुपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब भी ये सांस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। फिर जीवाणु में पोषण। पोषण के आधार पर जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु में यह है कि ये कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ये किसी दूसरे पर, दूसरे जीव जंतुओं या किसी दूसरे पदार्थों पर निर्भर नहीं रहते। ये अपने कार्बनिक पदार्थों से ही भोजन बना लेते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषी और सेकंड है रसायन स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी में ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे क्लोरोवियम। जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन पकाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोवियम। फिर सेकंड है रसायन स्वपोषी। रसायन स्वपोषी में है ये रसायनों से अपना भोजन तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। इन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये रसायन द्वारा ही, केमिकल्स द्वारा ही अपने भोजन को तैयार कर लेते हैं। फिर विषमपोषी जो विषमपोषी जीवाणु है ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है परजीवी, फिर मृतोपजीवी और थर्ड है सहजीवी। जो परजीवी है ये भोजन हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं तथा समानता ये रोग कारक होते हैं, जैसे गेहूं का ब्लैक चैफ, जिंथोमोनास, मक्के का विल्ट, जिंथोमोनास। फिर मृतोपजीवी, ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से एक्सोजीनस नामक एंजाइम के स्रावण द्वारा पाचित कर प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास। परजीवी में आ जाएगा जिंथोमोनास, जो गेहूं का ब्लैक चैफ से अपना भोजन तैयार करते हैं या फिर मक्के की विल्ट से अपना भोजन तैयार करते हैं। मृतोपजीवी में हो गया कि ये मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसका एक्सोजीनस द्वारा अपना एंजाइम के रूप में श्रावण करके पाचित कर लेते हैं। फिर सहजीवी, जो सहजीवी है इसमें जीवाणु दूसरे जीवों के साथ लाभदायक संबंध बनाते हुए अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो सहजीवी होता है इसमें जो एक जीवाणु है वो दूसरे जीवों के साथ अपना लाभदायक संबंध बनाते हुए, मतलब उसका फ़ायदा भी हो उसमें, वो एक ऐसा संबंध बनाता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन स्थलीकरण जीवाणु राइजोबियम। जैसे कि राइजोबियम हो गया, जो राइजोबियम अपना भोजन बनाता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से बनाता है। दलहनी पेड़ों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। इसी प्रकार इकोलाई बैक्टीरिया, जो इकोलाई बैक्टीरिया मानव आंत में विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। मोनेरा जो जीवाणु का महत्व, यह मृदा उर्वरता बढ़ाने में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, और सेकेंड है मृत जीवों का अपघटन करके। फिर डेयरी उद्योग में भी इसका महत्व है, जैसे लैक्टोबैसिलस दूध का किण्वन करते हैं। फिर अन्य उद्योगों में शर्करा का किण्वन सिरका में, एसीटोबैक्टर एसीटी, क्लास्ट्रीडियम द्वारा एल्कोहल के किण्वन में, जूट, सन, पटसन के रेशे की रेटिंग में, बैसिलस मेगाथीरियम द्वारा तंबाकू की पत्तियों का स्वाद व गंध बढ़ा दिया जाता है। माइकोफोकस कैंडीसेंस द्वारा चाय की पत्तियों का क्यूरिंग की जाती है, चमड़े की टेनिंग में। इन सब में इनका महत्व है। फिर विटामिन के संश्लेषण में भी इनका काफ़ी महत्व है। ई कोलाई मनुष्य की आंत में सहजीवी रूप से निवास कर विटामिन का निर्माण करते हैं। जो ई कोलाई है वो मनुष्य की आंत में एक सहजीवी संबंध बनाते हुए उसमें निवास करते हैं और विटामिन का निर्माण करते हैं। फिर चिकित्सा में हो गया नियोमाइसिन, एरिथ्रोसाइनिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं। जीवाणु से एंटीबायोटिक का भी निर्माण होता है। फिर पर्यावरण में स्यूडोमोनास पुटिका आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा विकसित किया गया और उसका उपयोग समुद्र में पेट्रोलियम को सोखने में किया जाता है।
फिर जो इनके हानिकारक प्रभाव हैं, इनके हानिकारक प्रभाव में है खाद्य विषाक्तता, जैसे कि साल्मोनेला, क्लास्ट्रीडियम बाटुलियन। फिर दूसरा है जल प्रदूषक, ब्रिवियो क्लोरेली। फिर रोग कारक भी होते हैं ये। इसका जो जीवाणु है, इसके जो जीवाणु है उसके नाम हम पढ़ते हैं और उनके रोग। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इससे क्षय रोग होता है। इसे टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग यानी कि टीबी। फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसमें लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है। अब जैसे इसमें लिखा है माइकोबैक्टीरियम, ऊपर भी माइकोबैक्टीरियम लिखा है, लेकिन इसमें लेप्री लिखा है। लेप्री, लेप्री से मतलब वो सेम ही शब्द है, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। तो लेप्री से लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। फिर कानिबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी, इसका डिप्थेरी से बना डिप्थीरिया, हाँ, डिप्थीरिया रोग होता है। फिर ब्रिवियो का कॉलेरी, इससे हैजा होता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी जो शब्द है, जो टिटेनी जीवाणु है, इससे टिटनेस का रोग होता है। फिर डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनी से निमोनिया। नाइसेरिया गोगेनेरिया, है ना, गोनेरिया से गोनेरिया रोग होता है। फिर एक्टिनोमाइसिटीज, जो एक्टिनोमाइसिटीज है, ये शाखित बैक्टीरिया का समूह कवक माइसीलियम के समान है। ये कवक माइसीलियम के समान होने के कारण इन्हें रे फंजाई भी कहते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि एक्टिनोमाइसिटीज जो बैक्टीरिया है, ये कवक माइसीलियम के समान होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, तो इसे रे फंजाई कहते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां रोग कारक होती हैं। ये मृतोपजीवी बैक्टीरिया हैं और तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के विघटन के द्वारा मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक। फिर रिकेट्सिया, ये आर्थ्रोपोड संघ के द्वारा रोगजनक जीवाणु हैं। ये आर्थ्रोपोड संघ के रोगजनक जीवाणु हैं। ये टाइफस ज्वर, क्यू ज्वर उत्पन्न करते हैं। फिर क्लेमाइडी, जो क्लेमाइडी है, ये रोगजनक जीवाणु है। ये ट्रैकोमा रोग उत्पन्न करते हैं। फिर माइकोप्लाज्मा, इन्हें PPLO भी कहा जाता है। सर्वाधिक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक्स हैं, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है, जिस कारण ये अपनी आकृति बदल लेते हैं और इन्हें पादप या जीव जगत का भी जोकर कहा जाता है। जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ये बच्चों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया है, इनका प्राचीन नाम मिक्सोफाइसी है। साइनोबैक्टीरिया का जो प्राचीन नाम मिक्सोफाइसी है। इन्हें नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। ट्राइकोडेस्पियम एरिथ्रेकम लाल सागर को लाल रंग प्रदान करते हैं। नॉइस्टॉक, एनाविना दलहनी पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाते हैं। थैंक यू गाइस, आज इतना ही।